स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एडू वर्ल्ड में। हम लोग साइंस का मेटल नॉन मेटल का टॉपिक कर रहे हैं। ये क्लास बेसिक्स जो 6 क्लास है, 5 क्लास है, वहाँ से लेकर के क्लास 10th 11th 12th तक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसका एक्सटेंशन भी आप लोगों को आगे तक पढ़ने के लिए मिलता है। इवन जो है रिसर्च पेपर में भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स वगैरह होते हैं जिसको लेकर के स्टूडेंट्स रिसर्च पेपर बनाते हैं। खैर उतने दूर तक हम लोगों को नहीं चलना है, तो 10th तक के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्टिंग बेसिक्स 5 6 से लेकर के 10 तक के सारे स्टूडेंट्स इसको आराम से देख सकते हैं, इससे सीख सकते हैं। और कहीं अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप लोग व्हाट्सएप में या फिर कमेंट ये साइड चैट में भी आप लोग लिख करके ये बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियोस में उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ये प्रोजेक्टर पर करके हम लोगों ने एक नया इसका शुरुआत किया है इस तरह से पढ़ाने का। मुझे लग रहा है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आइए इस तरह से फिर हम लोग और आगे करके इसी को आज कंटिन्यू करते हैं और मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आगे कुछ नया सीखते हैं। इसके बाद फिर और अदर टॉपिक भी आप लोगों को साथ में कराया जा रहा है, तो आप लोग निश्चित रूप से ध्यान दे करके पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं या फिर ग्रुप से हट चुके हैं किसी कारणवश, तो निश्चित रूप से वो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करके और अपने ग्रुप में वापस जुड़ जाए, ताकि जो मैं आप लोगों को वर्क दूँ वो वर्क आप लोग फिर करके वहाँ से मुझे रिवर्ट करें। अटेंडेंस की जहाँ तक बात है, तो मैं बीच में जब आप लोग को अटेंडेंस बनाने कहूँगा तब आप लोगों को अटेंडेंस बनाना है, और जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा वहाँ पर आप लोगों को 1 वर्ड आंसर जरूर देना है, और उसी से मैं अटेंडेंस को कैलकुलेट करूंगा कि कितने स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख रहे हैं, और उनका अटेंडेंस निश्चित रूप से बनाया जाएगा। आप सभी लोगों को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो को देखना है, और साथ में मैं आपके बने रहूंगा साइड चैट में। तो एक बार आप सभी अपना नाम वहाँ पर साइड चैट में निश्चित रूप से लिख दें, और आइए फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफाइड ऑल कर लें, ताकि आप लोगों को प्रीमियर की न्यूज़ जो है लेटेस्ट अपडेट्स निश्चित रूप से मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। मेटल नॉन मेटल में डक्टिलिटी हम लोग पढ़ चुके थे कि मेटल जो थी, इस मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये डक्टाइल होते हैं, यानी वो मेटल्स को हम लोग थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स को वायर के शेप में ढाला जा सकता है, बनाया जा सकता है, और मोस्ट डक्टाइल मेटल गोल्ड और सिल्वर था। तो लास्ट में मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि बताइए कि जैसे कि वो तो इलेक्ट्रिसिटी का था, चलिए वहीं डील करेंगे हम लोग, वहीं बात करेंगे इसकी। अभी इसी पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कैन अ वायर बी ड्रॉन आउट ऑफ वुड, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि क्या वायर को हम लोग वुड से बना सकते हैं, क्या वुड से वायर का निर्माण करना संभव है। अब वुड का मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से वुड का मतलब आप सभी जानते हैं लकड़ी होता है। तो लकड़ी को क्या खींचने से, स्ट्रेच करने से ऐसा हो सकता है कि उससे वायर का निर्माण हो जाए। साइड चैट में आप लोग आंसर देख मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि वुड से हम लोग कोई वायर को बना सकें। नहीं हो सकता है, निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टी जो डक्टिलिटी की है वो सिर्फ मेटल में पाई जाती है, वह अदर जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, इन सभी में वो प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। तो यही सब तो प्रॉपर्टी है जो कि एक चीज को दूसरे से अलग करता है। बात समझ रहे हैं? वो मेटल की, वो सब्सटेंस की, वो मैटर की प्रॉपर्टी ही तो एक मैटर को दूसरे मैटर से अलग करती है। अब देखिए, मैटर कहने के लिए वुड भी एक मैटर है ना, और मेटल भी मैटर है, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएशन होगा किस बेस पे, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद हम लोग फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो देखिए, मेटल्स हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। आप सभी स्टूडेंट्स इसके नोट्स बना करके मुझे रिवर्ट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, निश्चित रूप से अपने क्लास के ग्रुप में निश्चित भेजेंगे। क्लास 6 7 8 9 10 तक के स्टूडेंट जो भी हैं, जहां तक यहाँ जब मैं पढ़ाऊंगा आज, आप लोगों को अपने उसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में उसका नोट्स बना करके मुझे लाइन बाय लाइन भेजना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने जो पिछले दिए हुए थे उसके आंसर्स मैं आपके ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा, आप लोग मिला लेंगे अपना आंसर को। आइए, मेटल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की, जो कहता है कि मेटल को हम लोग वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेच करने के बाद। क्यों? क्योंकि मेटल्स में स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होता है, यानी उनके दो एटम के बीच का जो अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो जल्दी ब्रेक नहीं करता है। लेकिन अगर लकड़ी की, वुड की बात की जाए तो यहाँ पर यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है, इसलिए इनको हम लोग वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका, कैन वायर बी ड्रॉन आउट ऑफ वुड, का आंसर हो जाएगा नो, और रीजन बिकॉज मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्सेस।
whereas in case of wood there are no such forces of attraction, so wood cannot be drawn into wires. क्लियर है? साइड चेक बताइए, ये चीज समझ गए आप लोग? इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के बीच का फोर्सेस होता है। आप लोग एक बार पहले पूरा तरह से उसको वीडियो को देखेंगे और अगर फिर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो निश्चित रूप से आप लोग पूछेंगे। मुझे नहीं लगता है, मैं सारे क्वेश्चंस को लगभग डील कर देता हूं बीच के दौरान। अब देखिए थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल से क्या मतलब है? थर्मल से मतलब होता है हीट से, हीट की कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रिकल मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप समझिएगा आप लोग, हीट का कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है। जितने भी मेटल होते हैं सभी के सभी गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखिए, ये रेड रेड जो देख रहे हैं आप, ये एटम्स हैं, और यहाँ पर जो ब्लू डॉट से आप देख रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, ये कहीं पर भी किसी दूसरे एटम के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड नहीं है। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण सॉलिड में कंडक्शन ऑफ करंट अकर्स। कंडक्शन ऑफ करंट अकर्स इन सॉलिड ओनली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम। अगर केस हम लोग कहें लिक्विड का, तो लिक्विड में ऐसा होता है ड्यू टू आयंस। तो ध्यान रखेंगे, कंडक्शन ऑफ करंट सॉलिड में होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लिक्विड में होता है ड्यू टू आयंस। क्लियर है? तो हीट का कंडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसी भी मेटल में इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, व्हाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसफर्स हीट? तो आप कहेंगे बिकॉज दे हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखिए, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, जबकि लेड जो है वो पुअर कंडक्टर होता है। लेकिन और एक बात याद रखना है कि सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है। आप लोगों ने यदि मेरी केमिकल इफेक्ट वाली क्लास देखी होगी, सारे वीडियोस देखे होंगे, तो वहां पर मैंने बताया है कि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यदि आप लोगों ने उस सेशन को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आज इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप लोग जाकर के केमिकल इफेक्ट के सारे वीडियोस को दोबारा देखेंगे। और ऐसा होना भी चाहिए, आप लोगों को वीडियोस को बार बार देखना चाहिए ताकि आप लोगों को वो चीज याद रहे, और उसके नोट्स को भी बार बार बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बना लिए हैं तो उससे काम हो जाएगा, एक बार नहीं उसको अनेक बार बनाएं ताकि आप लोगों को याद होता रहे। सो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सारे मेटल्स की अच्छी होती है क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन ये हुआ, सॉल्यूशन भी यही हुआ। लेड जो होता है वो क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है। अब कोई स्टूडेंट पूछेगा सर पुअर कंडक्टर क्यों होता है? तो आपको समझना है कि उसमें जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्याएं कम होती है। जितने अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने अधिक इलेक्ट्रिसिटी उस पर ट्रांसफर होगी, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी। और लेड जो होता है उसका रेजिस्टिविटी अधिक होता है, उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है, आप लोग कॉमन सेंस अपना अपना यूज कीजिए। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उस पर जाने से पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग समझेंगे कि किससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिक है और किससे कम है। तो देखिए, सिल्वर की कंडक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है, सबसे अच्छा होता है, यानी ये बेस्ट कंडक्टर है। क्लियर है? इसके बाद कॉपर, कॉपर के बाद गोल्ड, ऑरम, गोल्ड के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, और जिंक के बाद आयरन, और सबसे आखिर में हाइड्रागिरम या मर्क्यूरी। एक स्टूडेंट मुझसे बार बार लास्ट सेशन में पूछ रहा था मर्क्यूरी के विषय में कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो निश्चित रूप से आज आप समझ गए होंगे, या मैंने उस दिन भी आपको जवाब दे दिया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मर्क्यूरी की लिस्ट होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो लगभग 97 × 10⁻⁻7 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह जो है एक तरह से रेजिस्टेंस इसके अंदर बहुत ही अधिक होता है, रेजिस्टेंस वेरी हाई। निश्चित रूप से आप लोग सवाल हो, डाउट हो, निश्चित रूप से पूछिए।
मैं उसका जहां तक हो सकेगा आप लोगों को वहीं पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को फिर वीडियो सेशन में निश्चित रूप से सवाल का जवाब दे दूंगा। अब देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स का मतलब होता है कि सबसे जो अधिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और सबसे कम वाले को लास्ट में लिखेंगे। ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? सिल्वर में ज्यादा होता है कॉपर से, कॉपर में ज्यादा होता है एल्यूमिनियम ऑरम से, ऑरम ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम ज्यादा होता है जिंक से, जिंक से ज्यादा होता है आयरन से, आयरन ज्यादा होता है मर्क्यूरी से। क्लियर है? तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स का। साइड चैट में आप लोग लिख के बताइए क्लियर है, कहीं कोई डाउट किसी को तो नहीं हो रहा है। इसके बाद आइए हम लोग ध्यान देते हैं, समझते हैं सोनोरिटी। मेटल्स में एक खासियत होती है कि वह एक साउंड, मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको स्ट्रक होता है या किसी चीज से टकराया जाता है, और वह जो खास मेटेलिक साउंड होता है उसके वजह से मेटल्स को सोनोरस कहा जाता है। क्लियर है? और मेटेलिक साउंड जो होता है इसको मेटेलिक क्लिंक भी कहा जाता है, मेटेलिक क्लिंक। तो मेटल प्रोड्यूसेस मेटेलिक क्लिंक, ए साउंड कॉल्ड मेटेलिक क्लिंक और मेटेलिक साउंड व्हेन स्ट्रक एंड इज टर्म्ड एज सोनोरस। और कहा जाता है मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। यही जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि मेटल जब किसी चीज से टकराती है तो उसकी एक खास आवाज होती है, उसमें एक मेटेलिक क्लिंक होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरिटी कहते हैं। क्लियर है? तो ये सब बेसिक्स या कह लीजिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर होने के लिए। आप लोग 9th में चले गए, 10th में चले गए, इससे मतलब नहीं है। अगर आप लोगों का बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि अपनी बेसिक्स को मजबूत करें। बेसिक्स मजबूत होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, हाई होता है। मेल्ट यानी गल जाना, बॉयल माना उबलना, समझ रहे हैं? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट रहता है वाटर का, प्योर वाटर या वाटर जो सिंपली हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अगर आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड और आइस से अधिक पर जो है मेल्ट करना शुरू कर देता है। बात समझ रहे हैं? जो सॉलिड में होगा वही मेल्ट करेगा, लिक्विड मेल्ट नहीं करता है। क्लियर है? वो बॉइल कर जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड, ज्यादातर सॉलिड जो होते हैं वो जो ज्यादातर मेटल होते हैं वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, कौन सा मेटल लिक्विड होता है? हाइड्रोजन या मर्क्यूरी जो होता है लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है? वेरी गुड। आइए समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट किसकी क्या है और बॉइलिंग पॉइंट किसकी क्या है। तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? देखिए, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाए तो 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, और टंगस्टन का अगर कहा जाए तो उसका और अधिक होता है, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। बहुत ज्यादा है, लगभग 1500 से ऊपर मेल्टिंग पॉइंट आयरन का होता है और 3400 से ऊपर मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। तो ये एक पॉइंट और बनता है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ मेटल और उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे सोडियम। क्योंकि देखिए सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 370.8 केल्विन मात्र। अब इसमें से अगर 273.0 को घटा दिया तो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। सोडियम और पोटासियम जो है ये जो है लाइट मेटल्स होते हैं। अगर आप लोगों ने ऊपर पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो निश्चित रूप से जाकर उसको देखें और उसके बाद फिर इसको देखें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। या इसको कंप्लीट कर लें, फिर उसका जाकर वो भी देखें और फिर इस सेशन को भी देखें। जो स्टूडेंट्स लेट से अगर ज्वाइन कर रहे हैं वो इस सेशन को दोबारा देखेंगे और पहले वाला सेशन को भी साथ में देखेंगे। तो जो लाइट मेटल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो होता है, कम होता है। ठीक है? याद रखें इस चीज को। मेटल होने के बावजूद जो लाइट मेटल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, जबकि जो हैवी मेटल्स हैं
उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। क्लियर है? तो सोडियम का 370.8 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट 1356 केल्विन। याद रखिएगा केल्विन में दिया हुआ है, मेजर करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीन जो है मेजरमेंट के लिए यूनिट्स हैं। आप लोगों को इसका मेजरमेंट करने के लिए यूनिट्स का कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन सिखाया गया होगा, तो उस तरह से आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए और भी कुछ मेटल्स हैं जिनके की मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए होंगे। देखिए पोटासियम 336.7 केल्विन, कैल्शियम 1112 केल्विन, एल्यूमिनियम 933 केल्विन, गोल्ड 1337 केल्विन, सिल्वर 1235.08 केल्विन और टंगस्टन 3695 केल्विन। समझ रहे हैं? कोई डाउट नहीं? आइए अब समझिए टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। मजबूती जो आप कहते हैं ना, उसको इस टर्म्स में ले सकते हैं कि एटम्स के बीच की जो क्षमता है कि वह कितनी ज्यादा स्ट्रेच कर सकता है, वही उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेगा। तो मेटल में एक खास गुण होता है कि उनको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं कुछ क्षमता, कुछ डिग्री तक, बिना तोड़े हुए, विदाउट ब्रेकिंग। या आप कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी टू बियर लोड्स, द कैपेसिटी टू बियर लोड्स। ये अभी इसका डिफिनेशन हो सकता है जो आप लोगों की बुक में नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोगों को अलग से बता देता हूँ। मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के बुक में कन्फाइंड रहूं, ताकि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होता चला जाए। ऐसे बताने की सिर्फ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर मैं इसके वे से आउट जाऊंगा तो बहुत चीजें बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये सही नहीं होगा। आप लोगों के सिलेबस को लेकर साथ में चलना है, तो इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दें। मैं आप लोगों के सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। तो मेटल्स का जो है यह क्षमता होता है कि उनको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं कुछ डिग्री तक, कुछ एक्सटेंट तक, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, और यही प्रॉपर्टी को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। या द कैपेसिटी टू बियर लोड्स, भार सहने की क्षमता टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। गोल्ड का, प्लेटिनम का और सिल्वर का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है गोल्ड का, प्लेटिनम का और सिल्वर का। यानी कि स्ट्रेच करने की क्षमता, मेटल में कितना ज्यादा स्ट्रेचिंग पावर है, यह जो है। अच्छा, अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है कि मेटल को हम, अगर किसी मेटल को अगर हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें कितना स्ट्रेस हम लोग डेवलप कर सकते हैं कि वो जब तक टूटे नहीं तब तक वो कितना भार सह सकता है। वो क्षमता जो कैपेसिटी जो है उसकी, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। तो इसलिए गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है। तो वैसे मेटल जिनकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हाई होती है, उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होगा। तो ये बात समझ की है, आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है कि मेटल को हम लोग जब हैमर करेंगे तो वो थिन शीट में चेंज कर जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी की। डक्टिलिटी क्या होता है कि मेटल्स को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वायर्स में, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी डक्टिलिटी। प्रॉपर्टीज को आप लोग याद रखेंगे। सोनोरिटी क्या है प्रॉपर्टी कि जो मेटल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन एज मेटलिक क्लिंग, तो वो साउंड जो है सोनोरिटी कहलाएगा। ये सबको समझते चलिएगा। हाउसहोल्ड यूटेंसिल्स जो होते हैं हमारे, वो मेटल्स के बने होते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक के, क्योंकि वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। हम उसमें क्या करेंगे, खाना ही तो पकाएंगे। मान लीजिए कुकर है, तो कुकर में क्या करेंगे, जो कुकर पकाने वाला सामान होगा उसको पकाया जाएगा, और क्या किया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें आप लोगों को समझने में कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए आप लोग अपना अटेंडेंस दे दीजिए, अपना सभी लोग नाम लिख दें बीच में वहां पर। बाद में मैं मिला लूंगा कौन कौन जवाब दे रहे थे और साथ में आंसर दे रहे थे, तो मैं उस हिसाब से कर लूंगा। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं, मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स हैविंग 1, 2 और 3 electrons in their outermost orbit and have a tendency to lose electrons to form positively charged ions, that is metals are electropositive। देखिए इसको मैं समझाने का अगर प्रयास करूं आप लोगों को, सोडियम एक मेटल है जिसका कि एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो अगर इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहूं तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M सेल में
1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 और 1, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके? 1 है, यानी ये क्या हुआ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन संख्या है? 1 है। तो यहां से देखिए सोडियम एक मेटल है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर दूसरा जैसे पोटासियम ले लीजिए, इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह डोनेट करना पड़ता है या लूज करना पड़ता है ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। ठीक है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन बाहर का लूज करना होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फ्री करना होगा। तो ये जनरली क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसलिए मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में। एक बार केमिस्ट्री में जब हम लोग जाएंगे, केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, परंतु जब अगर इसका बीच में अगर आप लोगों के आता है, या फिर मैं इसका एक अलग से सेशन कर दूंगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, जो क्लास 9th का चैप्टर है। देखिए इंटरलिंक्ड है सारे चैप्टर्स। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो किसी क्लास के रिकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, जहां पर जिस चीज की आवश्यकता है उसको बता रहा हूँ। तो आप लोग ये नहीं सोचिए ये 8 का पढ़ा रहे हैं, ये 9 का पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर जिस चीज की आवश्यकता है वहां पर वो चीज बता रहा हूँ। वो 8 में भी है, वो 9 में भी, वो 10 में भी है। निश्चित रूप से आप लोग एक बात मानिए कि यदि आप लोग निश्चित रूप से सारे वीडियोस को देखेंगे और ध्यान से बार बार रिवीजन करेंगे तो आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप उस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। तो मेटल्स जो हैं उनका ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज आयंस। यानी कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यही टेंडेंसी जो होती है वह उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज देती है। जैसे कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है इसके अंदर? तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जितने भी मेटल्स हैं वो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड्स बनाने के लिए। जैसे सोडियम, सोडियम मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। अब सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ वैलेंसी होता है। इसकी वैलेंसी तो यहाँ आ जाएगी और इसकी वैलेंसी यहाँ चली जाएगी। तो सोडियम Na और ऑक्सीजन O की वैलेंसी 2 यहाँ आ जाएगी, सोडियम वैलेंसी 1 यहाँ आ जाएगी, कंपाउंड बनेगा Na2O, और बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2Na2O ये आपका सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होता है और किस तरह से कंपाउंड बनता है। तो जब सोडियम को ऑक्सीजन के रिएक्शन जलाया जाता है तो हमें सोडियम ऑक्साइड मिलता है, फॉर्मूला Na2O। उसी तरह से मैग्नीशियम जब बंद करें ऑक्सीजन में MgO, क्यों? मैग्नीशियम की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी मैग्नीशियम वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। तो ट्रांसपोज ऑफ होगा Mg2O2, यहां से ये दोनों 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा MgO। तो ये इस तरह से मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ रहा है, ये क्लियर है कि यहाँ पर जो वैलेंसी है वो काफी मायने रखती है। तो निश्चित रूप से आप लोग 1 से लेकर के 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको याद कर लें और उनकी वैलेंसी भी याद कर लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर बाद में मैं आप लोगों को वैलेंसी निकालने सिखा दूंगा, बट वैलेंसी निकालना कंट्राडिक्टरी है, अभी फिलहाल आप लोग उसको याद कर लें। अब देखिए तीसरा है, जब बहुत लंबे समय तक आयरन, कॉपर या उस तरह के मेटल्स को हीट किया जाता है, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, बहुत लंबे समय तक हीट किया जाता है, तो क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के आयरन ऑक्साइड बनाता है। और ये कौन सा ऑक्साइड है? फेरिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है? फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4। क्लियर है? कॉपर सरफेस क्या होता है? डल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, कॉपर का सरफेस डल कब हो जाएगा? जब उसके ऊपर उसके ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई भी मेटल को लंबे समय तक यदि बाहर मॉइस्चर में छोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ दिया जाए, तो उसके ऊपर उसका साइन है वो खत्म होने लगता है, क्योंकि वो रिस्पेक्टिव मेटल अपने ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाता है। क्लियर है? आप लोग सबको समझ में आ रहा है? चलिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही बताता है कि ऐसे कौन से मेटल हैं जो कि तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे और ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनको रिएक्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। बीच में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बाकी सब मेटल्स हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होंगे वह भी इसी रिएक्टिविटी सीरीज पर निर्भर करेंगे। तो बेहतर हो आप लोग इसको याद कर लें। मैं एक बार समझाता हूं। देखिए, पोटासियम जो है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। सोडियम पोटासियम के बाद आता है, बेरियम सोडियम से नीचे आता है, उसके नीचे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड।
और फिर हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन के बाद बात करें, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम है। इनको 3 भागों में बांटा गया है, मोस्ट रिएक्टिव या रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव, 3 भाग में बांटा गया है। तो यह जो सोडियम पोटासियम, ये सोडियम और पोटासियम दोनों जो है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। जबकि इसके अलावा बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, कॉपर, टिन और लेड तक की बात अगर की जाए तो ये सब मोर रिएक्टिव है। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। और अगर इनकी बात की जाए, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब जो है वो, अगर गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर की बात छोड़ दी जाए तो कॉपर और मर्क्यूरी जो होता है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, और सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो होता है ये लीस्ट रिएक्टिव है, यानी बहुत ही लंबे समय तक अगर मॉइस्चर यानी ऑक्सीजन और वाटर के साथ छोड़ दिया जाए तो भी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, इसके कंपाउंड बहुत ही कम फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया इसका रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। और इसके बाद एप्लीकेशंस रिएक्टिविटी सीरीज के, और इसके बाद यूज ऑफ मेटल्स हैं। तो आइए देख लेते हैं एप्लीकेशंस को, फिर हम लोग मेटल्स के यूजेस को बाद में निश्चित रूप से देखेंगे। देखिए, मेटल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर द मोस्ट रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट। अब सोचिए, जो चीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो हमें फ्री स्टेट में तो प्राप्त नहीं होगा, वो हमेशा हमें कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। देखिए, मेटल्स दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं, एक तो होता है फ्री स्टेट, दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट यानी कि उसके किसी और में मिलेगा, या तो सल्फेट में या कार्बोनेट में या किसी अदर के साथ मिलेगा। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट। वैसे मेटल जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हायर में प्लेस किए गए हैं, कहां पर? देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर, यहां पर देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर जो प्लेस किए गए हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, या जो ऊपर है और उसके नीचे वाले से वो अपने नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जैसे अगर बात करें कोबाल्ट की और टिन की, इसमें कोबाल्ट विल बी मोर रिएक्टिव देन टिन। यही बात कही गई है, कोई आप लोग भी समझ रहे हैं इस बात को निश्चित रूप से। अगर आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है, लाइक बटन प्रेस कर दें। कोई डाउट है निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साइड चैट में पूछ सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन जो रिएक्टिविटी सीरीज का है कि जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल हैं वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड जैसे कि वाटर से या एसिड से हटा सकते हैं और हाइड्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरह से एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। हाईली रिएक्टिव मेटल या रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये चीज आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में समझ में आएगा। और ये भी उसी की बात कही जा रही है कि एक मेटल जो कि एबव होगा रिएक्टिविटी सीरीज में वो डिस्प्लेस कर सकेगा लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन को उसके एसिड से या फिर वाटर जैसे कंपाउंड से वह मेटल क्या कर सकेगा? डिस्प्लेस कर सकेगा जो कि हाइड्रोजन से ऊपर होगा। अगर ये बात आप लोग को समझ में नहीं आई तो आइए मैं फिर से आपको एक चीज समझाऊं इसमें अलग तरीके से, ताकि आप लोग इसको समझ सकें। ये अरेंजमेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइए? क्या इस पे पढ़ाना सही या फिर जो हम लोगों का पहले का तरीका था बोर्ड पर लिख करके वैसे पढ़ाया जाए? निश्चित रूप से कमेंट करके आप लोग बताइए, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। मुझे लगता है ये तरीका अच्छा आप लोगों को सूट करेगा। मेरा कहना ये यहाँ पर ये था कि कैल्शियम जो है वह मैग्नीशियम को, अगर कहीं कैल्शियम के साथ में रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट बना MgCl2 और कैल्शियम को उस पर डाला जा रहा है या वहां कोई रिएक्शन हो रहा है, तो वह मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करके और ये CaCl2 बना सकता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। और हाइड्रोजन की बात अगर की जाए तो अगर वाटर है, वाटर के साथ अगर मान लेते हैं कैल्शियम का ही रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, CaOH4 को बना देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया, यानी कि हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से यानी वाटर से क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। तो दोनों ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हैं और यह इसी रिएक्टिविटी सीरीज को देख करके होगा कि वह जो
एलिमेंट या वो कंपाउंड जो भी एलिमेंट या मेटल जो भी इस पे रिएक्ट कर रहा है वो एक्टिविटी सीरीज में जिससे ऊपर होगा वो अपने नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। तो बस इसका रिएक्टिविटी सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसलिए निश्चित रूप से आप लोगों के लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना चाहिए। देखिए जो स्टूडेंट्स पढ़ने में कमजोर हैं आप लोग बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि कमजोरी आप लोगों के अंदर नहीं है, कमजोरी किस चीज में है, आप लोगों के नॉलेज में है। आप लोगों ने नॉलेज को गेन नहीं किया है, आप लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं है, इसलिए आप लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं। बिल्कुल नहीं, कमजोर किसी को नहीं समझना है, कोई अपने आप को कमजोर नहीं समझेगा। वैसे स्टूडेंट्स जिसके रोल नंबर कम है इसका ये मतलब नहीं कि वो स्टूडेंट्स दिमाग से कमजोर है, इसका ये मतलब है कि वो लोग पढ़ने पे बहुत कम ध्यान देते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग अब पढ़ने पे बिल्कुल फोकस कर दीजिए। क्लास 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 6th में हो, 7th में हो, किसी भी क्लास में हो, आप लोग पढ़ाई पे डबल फोकस कर दीजिए। मैं आप लोगों को जो वर्क दे रहा हूँ आप लोग उस वर्क को एकदम बिल्कुल मन से कीजिए, सारे वीडियोस को बार बार देखिए, देख देख के याद कीजिए, और याद करके अगर आप लोग मेरे साथ साथ उस टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे तो आप निश्चित रूप से ये देखेंगे कि आप लोगों का ग्रोथ खुद ब खुद होता चला जाएगा। और जब ग्रोथ आप लोगों का स्वयं होता चला जाएगा तो विद इन द लॉकडाउन पीरियड जो आप लोगों का समय बिल्कुल बेकार जाने वाला था, गेम खेलते हुए निकलने वाला था, आप लोग देखेंगे कि आप लोग के अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत आ चुकी है, बहुत ज्यादा आप लोग इन्हांस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सीख चुके हैं आप लोग, और इससे आप लोगों में स्वयं के अंदर पढ़ने की भावना उत्पन्न होगी। देखिए पढ़ाई से भागने का वजह क्या है, पढ़ाई से भागने की वजह यह है कि कभी कभी कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, और इसका मेन रीजन क्या होता है, बेसिक्स का क्लियर नहीं होना, या वह टॉपिक कभी क्लास में पढ़ाया गया है और आप लोगों ने उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया है, यह भी इसका एक वजह होता है। तो वो पीछे की बातों को छोड़ दीजिए, आप लोगों ने क्या दिया क्या नहीं दिया, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, उसको छोड़ दीजिए। अभी जब मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों का ये कर्तव्य है, आप लोगों का दायित्व है कि आप लोग 100% इसमें दे करके और इसको सीखें। जहां नहीं समझ में आ रहा है आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या साइड चैट में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये आप लोगों को अभी फ्रीडम है, आप लोग लॉकडाउन पीरियड में इसका बहुत अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए। ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। हो सकता है लॉकडाउन पीरियड के बाद में इस क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ समय के अभाव में, जो मैक्सिमम चांसेस हैं। तो ये आप लोगों का एक सहारा है कि मेरे तरफ से जो आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज जो मेरे पास है, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, उसको प्रोपेगेट करने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। निश्चित रूप से जो स्टूडेंट्स बार बार वीडियोज में आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने साथ ही छल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए। यदि आप लोगों को मोबाइल या लैपटॉप या जो भी उपकरण में दिए गए हैं गार्जियन के द्वारा, पेरेंट के द्वारा, ताकि आप पढ़ें उसको, निश्चित रूप से आप इस समय का सदुपयोग करें, क्योंकि यह समय लौट कर नहीं आने वाला है आगे। अभी आप ये समझिए कि अगर आप क्लास 6 में हैं या क्लास 7 में हैं या 8th में हैं तो आप लोग बोर्ड कैंडिडेट्स हैं, ये समझिए, और उस हिसाब से मेहनत कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग अपने आप को फिक्स कर लेंगे कि हमको 70% से प्लस चाहिए या 80% से प्लस चाहिए, तो आपका एक टारगेट बंध जाता है कि आपको 80% से ही प्लस चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स ये जो करे हमको 95% प्लस चाहिए मार्क्स बोर्ड में, उसके लिए उसको क्या करना होगा, हर एक टॉपिक पर 100% कमांड होना होगा, उसको राइटिंग स्किल बहुत अच्छा आपका रखना होगा, उसके पास वर्ड्स का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अगर उसके अंदर नहीं होंगी तो वह इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो आपकी जर्नी आज से शुरू होती है। आप यह मत सोचिए कि आप जब 8th में 9th में 10th में जाएंगे। आप देखिए जो 10th के स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह अभी इस चीज को ही पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका एक पोर्शन छूटा हुआ होगा, या वो नहीं पढ़ पाए होंगे, या वो दोबारा इसको याद करना चाहते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है कि 10th के स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है उनके लिए भी और आपके लिए भी, कि आप उस चीज को अगर आज ही इस चीज को आप 100% लेके पढ़ लेते हैं तो आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। और 10th के स्टूडेंट अगर इसको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका जो चीज छूटा हुआ होगा या वो भूल चुके होंगे वो उनको रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास 6 से लेकर के और 10th के स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, समझिए इस बात को कि हम लोगों ने जितना मेहनत किया, इतना एफर्ट आप लोगों के पीछे किया है, तो आप लोग भी उसको, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेज हैं जो मुझे बहुत ही उत्साहित करते हैं। मैं अभी वीडियो नहीं बनाने के मूड में था, 2-3 दिन से नहीं बना रहा था, अदर जो विमल सर के या शिवम जी के वीडियोस आ रहे थे, पर आप लोग जब फीडबैक देते हैं, वर्क कंप्लीट करके देते हैं, तो मुझे कहीं कहीं लगता है कि आप लोगों के लिए मुझे कुछ ना कुछ निश्चित रूप से करना चाहिए। और फिर मैं जबरदस्ती मैं अपने आप को कहा नहीं आज वीडियोस बनाऊंगा मैं, तो दोनों वीडियोस मैंने बनाए हैं। अल्टरनेट डेज पे तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि मेरे वीडियोस आए मिले आप लोगों को, कोशिश करूंगा मैथ्स के वीडियोस डेली रूटीन पे आप लोगों को मिलते रहे। पर ये हाँ, अगर आप लोग उस चीज को साथ साथ समझेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में
अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। और आप लोगों को टारगेट 95 प्लस का लेके चलना है, ये बात आप समझ लीजिए। और ये बात अगर अपने अंदर आप लोगों ने सोच लिया तो निश्चित रूप से आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर सोचिए आपका लक्ष्य 80 और 70 ही रह जाए तो आप कहाँ तक जाएंगे, है ना। इसलिए आपको अपना एम हाई रखना है, ताकि अगर गिरे भी तो 95 से गिर के 90 तक में तो आ ही जाएं। पिछले साल ही बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको क्रॉस कर गए हैं। मैथ्स में 97%, साइंस में 95%, हिंदी में 95%। तो ये सब मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी होगी और परफेक्शन के साथ वर्क किया जाएगा, यदि मैं आपको जो डिलीवर कर रहा हूँ आप उसको ग्रास्प करेंगे, उसको समझेंगे, सीखेंगे, तो निश्चित रूप से आप भी वो उस जोन में आ सकते हैं। चाहे आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो, 7 के हो, 8 के हो, 9 के हो या 10th के स्टूडेंट क्यों ना हो। तो सभी, इसलिए मैं कहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को समान रूप से देखना उपयोगी है। आप लोग सोचते हैं ये तो क्लास 8 की बुक है, 6 की नहीं है, 9th की नहीं, ऐसी बात नहीं है। बुक से मतलब नहीं है। आप देखिए कि मेटल नॉन मेटल ये चैप्टर कहाँ शुरू होता है, मेटल्स की बात कहाँ शुरू होती है, तो वो क्लास 6 में शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, 12th तक जाती है। तो 10th में भी आपको मेटल पढ़ना है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वहां जाकर के आपको फिर पढ़ना होगा, दोबारा वर्क करना होगा, वो चीजें तो मैं यही पढ़ा दे रहा हूँ ना। तो इसके बाद पढ़ने के लिए बहुत कम रह गया। तो इसलिए आप लोगों को इस चीजों को ध्यान दे करके पढ़ना चाहिए। हम लोगों का जो एफर्ट है वो वेस्ट नहीं जाए, इसलिए बार बार आप लोग वीडियोस को देखें। और कहीं पर यदि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से या साइड चैट में कमेंट करके भी आप लोग निश्चित रूप से पूछिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, एक और मौका उनके पास है, आप मुझे मैसेज कीजिए और निश्चित रूप से जुड़ जाइए। जो किसी कारण से जो लेफ्ट कर गए हैं ग्रुप से, या जो उनका ग्रुप से एग्जिट हो गया है या चैट डिलीट हो गया है, तो आप निश्चित रूप से एक बार और मौका आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग मुझसे संपर्क करके और निश्चित रूप से इस ग्रुप में जुड़ जाएं और कोशिश करें ग्रुप से आपको जल्दी लेफ्ट ना हो। तो आज इस सेशन को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। हम लोगों ने एक्टिविटी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अब यूजेस ऑफ मेटल्स से हम लोग नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे। आप लोगों को घर में रहना है और ये जो कोविड-19 महामारी चल रही है इसके खिलाफ में आप लोगों को इतना ही करना है कि आप लोगों को बचाव, जो इसका बचाव है उस मेजर्स को आप लोगों को समझना है, अपनाना है और सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है। इसके लिए हम लोग अभी इसके लिए और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो निश्चित यही है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि उम्मीद है स्कूल बहुत ज़्यादा लेट से खुलेंगे जिस तरह के हालात बन रहे हैं। और बुक्स भी आप लोग कोशिश कीजिए, कहीं कहीं से आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, या आप मुझसे संपर्क कीजिए, देखते हैं क्या हो सकता है, या विमल सर के नंबर पर भी आप संपर्क कीजिए बुक्स के लिए। फिर जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे मदद आप लोगों के लिए। तो आप लोग एक बार सभी लोग अपना नाम लिख दीजिए। आज के लिए हम लोग इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का पार्ट लेकर के। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।